हाय स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एक्सप्लेन करूंगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोज़ली पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है क्योंकि इसको सबसे पहले हेनरी मोज़ली ने पेश किया था। रिमेंबर 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। साथ में उसने न्यूक्लियस पर जो चार्ज है उसको भी मेजर किया था और एक थ्योरी पेश किया था कि न्यूक्लियस पर जो चार्ज है या न्यूक्लियस का जो वेट है वो हाफ है एटॉमिक वेट का। 1913 में मोज़ली रदरफोर्ड के कहने पर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में आया और यहाँ पर रिसर्च स्टार्ट किया। रिमेंबर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में उसने एक्सरे पर काम किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में उसने जो रदरफोर्ड ने थ्योरी पेश किया था कि न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास बराबर है हाफ एटॉमिक वेट का। जैसे कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है तो इसका एटॉमिक नंबर या न्यूक्लियर चार्ज 6 होगा। नाइट्रोजन का 14 है तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होगा। इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया मोज़ली ने। रिमेंबर, ये जो आप लोग सारे साइंटिस्ट देख रहे हैं ये 1900 से लेकर 1950 तक वो ग्रेट साइंटिस्ट है जिसने एटम और एटम के अंदर जो पार्टिकल है या और भी मुख्तलिफ इन्वेंशन वो डिस्कवर किए हैं। इसमें आइंस्टाइन है, मैडम क्यूरी है, रदरफोर्ड है, मोज़ली है और भी कई फेमस साइंटिस्ट है। अब आते हैं मोज़ली एक्सपेरिमेंट पर। मोज़ली ने किस तरह एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया इस हाइपोथेसिस को। उसने एक अपरेटस यूज़ किया। वो अपरेटस जो कि ग्लास का था, उसमें एनोड रिप्लेसेबल था। एनोड को हम चेंज कर सकते थे। वो अपरेटस इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं। ये जो हाथ में ग्लास का अपरेटस है इसके ज़रिए से उसने न्यूक्लियर चार्ज को वेरीफाई किया था और इसी के बुनियाद पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस किया था। 1876 में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पेश हुआ था और 1914 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस हुआ था। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एक रशियन केमिस्ट ने पेश किया था उसमें कई डिस्क्रिपेंसीज थे, कई गलतियाँ थी। जैसे कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट डिफरेंट था और उसको जिस जगह उसको रखना चाहिए था वहाँ वो फिट नहीं हो रहा था। इस सारे शॉर्टकमिंग को, इस सारे गलतियों को ख़त्म करने के लिए मोज़ली ने पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस किया जिसको हम आज तक यूज़ कर रहे हैं और इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। अब मैं इस ऑपरेटर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी।
ये मोस्टली एक्सपेरिमेंट में जो अपरेटस यूज़ हुआ था वो ये है। आप लोग देख रहे हैं कि ग्लास का एक पूरा अपरेटस है। इसमें ये जो ट्यूब है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये रिप्लेसेबल मेटल एनोड है। यहाँ पर मतलब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप फर्स्ट ए का, ग्रुप सेकंड ए का या ट्रांजिशन का जो भी एलिमेंट्स है उसको हम यहाँ पर रख सकते हैं एक एक करके। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गन है। इससे हम हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बम्बार्ड करेंगे। ये वैक्यूम पंप है जो इसके अंदर एयर मॉलिक्यूल को कम करता है। एयर मॉलिक्यूल को कम इसलिए करता है कि हमारे पास एयर इंसुलेटिंग मटेरियल है, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट नहीं करता। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब इस एनोड पर या इस मेटल पर हम बम्बार्ड करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन एटम में लो एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो नॉकआउट हो जाते हैं, एटम से बाहर चले जाते हैं। फिर हाई एनर्जी शेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोअर एनर्जी में आ जाते हैं और इसी दौरान एक रेज एमिट करते हैं जिसको हम एक्स रेज कहते हैं। और डिफरेंट मेटल के लिए इस एक्स रे की वेवलेंथ डिफरेंट होता है। इसी डिफरेंस इन वेवलेंथ की बुनियाद पर मोज़ली ने वेरीफाई किया कि हर पीरियोडिक टेबल में जितने भी मेटल्स हैं या जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है। प्रोटॉन की बुनियाद पर एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर एक एटम में एक प्रोटॉन होगा तो वो हाइड्रोजन होगा। अगर एटम में 2 प्रोटॉन होगा तो वो हीलियम होगा। दोबारा इसको इस एक्सपेरिमेंट को समझे कि इसमें क्या हो रहा है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन है, ये रिप्लेसेबल मेटल टारगेट है और यहाँ पर जो एलिमेंट हम लेते हैं एक को स्टडी के बाद करने के बाद हम दूसरा यहाँ पर पिट कर देते हैं। फिर इससे हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं और फिर यहाँ पर एक एक्स रे इमिट होगा। हर मेटल का एक्स रे या हर एलिमेंट का एक्स रे दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट होगा, क्योंकि न्यूक्लियर जो एनर्जी है या न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज है वो एक दूसरे का डिफरेंट है। जितना एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा उतना ही ये हाई एनर्जी एक्सरे इमिट करेगा। डाउन द ग्रुप जैसे ही हम डाउन आते हैं पीरियोडिक टेबल में उतना ही एक्सरे का वेवलेंथ डिक्रीज होगा और एनर्जी ज़्यादा होगा। क्योंकि जितना प्रोटॉन एटम या एटम के न्यूक्लियस में ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा होगा और उतना ही हाई एनर्जी एक्सरे इमिट होगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस मोज़ली एक्सपेरिमेंट के बुनियाद पर हेनरी मोज़ली ने ऑब्ज़र्व किया कि जितना हम
एटम में एलॉन्ग द पीरियड जाते हैं तो एक प्रोटॉन ऐड होता है, जिसके हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है, हीलियम में 2, लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरान में 5, कार्बन में 6। तो ये हमारे पास एटॉमिक नंबर, और उसने क्या किया, एटॉमिक नंबर और फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ लिया, तो ग्राफ पर लीनियर लाइन आ गया। इसका मतलब ये है कि जितना हम along द पीरियड जाते हैं या डाउन द पीरियड ग्रुप जाते हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा और एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होगा। और मोस्टली पीरियोडिक टेबल उसको इसने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन अरेंज किया, और जितना भी गलतियाँ थी मंडली पीरियोडिक टेबल में वो सारी दूर हो गई और सारे एलिमेंट अपनी जगह पर आ गए। लास्ट में आते हैं कि हेनरी मोज़ली की डेथ के बारे में। जब पहली जंग अज़ीम शुरू हुआ 1914 में, तो हेनरी मोज़ली ने 27 की एज में जंग में शिरकत की, और जिसकी वजह से वो मर गया तुर्की में अगस्त 10, 1915 में। इसने सिर्फ पीरियोडिक टेबल को नहीं इंट्रोड्यूस किया है, बल्कि और भी कई डिस्कवरीज है जिसकी वजह से इसको नोबेल प्राइज़ मिलना था। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला कि वो जंग में मर गया है, तो उसने उस साल नोबेल प्राइज़ किसी को भी नहीं दिया। ये वाहिद केमिस्ट है जिसने 27 की एज में इतना सारा डिस्कवरीज दरियाफ्त किए।